हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानूराज। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के साइंस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, स्पेशली केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्यूशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17 था कि जब लीड नाइट्रेट को हीट किया जाता है बॉइलिंग ट्यूब में तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। इसका आंसर नंबर डी है। देखिए, जब लीड नाइट्रेट PbNO3 के होल 2 को हीट किया जाता है तो सबसे पहले PbO लीड मोनोऑक्साइड या लीड ऑक्साइड रिलीज होता है। उसके साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हैं। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस क्वेश्चन में एज ए मेन प्रोडक्ट PbO एज ए रेसिड्यू रिलीज हुआ है जो कि लीड मोनोऑक्साइड या लीड ऑक्साइड है, और ये सॉलिड रेसिड्यू है और इसका कलर येलो होता है। दो गैस रिलीज हुए हैं, ऑक्सीजन जो कि कलरलेस गैस होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है। यही आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है MCQ में कि ये NO2 का कलर क्या होता है। तो रेडिश ब्राउन या सिंपली ब्राउन कलर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही इसका आंसर है, आंसर नंबर डी, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 गैस। यही आंसर नंबर डी, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 गैस। NO2 गैस का कलर ब्राउन होता है, वाइट नहीं होता है, बी होगा ही नहीं। ऑक्सीजन कलरलेस गैस होता है, ब्राउन फ्यूम्स दिया है, ये होगा ही नहीं। और येलो कलर का लीड ऑक्साइड रिलीज तो होता है लेकिन ये फ्यूम नहीं होता है, ये सॉलिड होता है। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इसमें क्वेश्चन है कि वॉशिंग जब किया जाता है डर्टी क्लॉथ्स का तब सोप मिसल का फॉर्मेशन होता है, और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो टेल और हेड होते हैं उनका कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये आपका मिसेल का स्ट्रक्चर है। ये टेल वाला पार्ट है, और ये जो बैलून की तरह गोल बनाया है ये इसका हेड वाला पार्ट है। हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स दिस इज वाटर लविंग पार्ट। ये ऑन सरफेस ऑफ क्लस्टर रहता है, और जो ये टेल वाला पार्ट है ये सेंटर इंटीरियर की तरफ लोकेटेड रहता है, जो कि डर्ट पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ये इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर में अटैच्ड होता है। तो चारों ऑप्शन में इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाइड्रोफिलिक टेल इंटीरियर में और हाइड्रोफोबिक टेल इंटीरियर में और हाइड्रोफिलिक टेल सरफेस ऑफ द क्लस्टर में अटैच्ड रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को खुद भी बना सकते थे। बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक आर ऑन सरफेस ऑफ द क्लस्टर। दोनों एक साइड तो कभी नहीं होगा, यहाँ पर भी दोनों इंटीरियर में भी, ये भी कभी नहीं होगा। तो सी और डी तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बन सकता था। अब बचा बी और डी। तो ए और बी, हाइड्रोफोबिक टेल इंटीरियर में रहता है और हाइड्रोफिलिक इंड जो है वो सरफेस ऑफ द क्लस्टर में रहता है। ऐसा ही इसका डायग्राम आपके बुक में भी बना होगा, मैच कर लीजिएगा। ये सेंटर में डर्ट पार्टिकल्स और यहाँ पे चारों तरफ से वाटर जो कि H2O यहाँ पे मैंने लिख करके भी रिप्रेजेंट कर दिया है। बस याद इतना ही रखना है, हाइड्रोफिलिक हेड ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर एंड हाइड्रोफोबिक टेल इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ये रिएक्शन इस चारों में से कौन सा है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो डी ऑप्शन नंबर कभी होगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये भी नहीं होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन में जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन में एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, डेट इज यहाँ पे एनर्जी भी बाहर निकलते हैं इन फॉर्म ऑफ ATP। इसी कारण से इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, यही रिएक्शन है
इस रिएक्शन में यही एक चीज़ छोड़ दिया हुआ था, क्योंकि ये देख करके तो आप पहचान जाता है कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए एग्जामिनर ने जानबूझ करके ये प्लस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी डाटा यहाँ पे छोड़ दिया था। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर या ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इस प्रोसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है। अब रेड लिटमस को ब्लू में कोई बेसिक सॉल्यूशन कन्वर्ट करता है। अब बोला जा रहा है कि एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। मीन्स रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया है कोई एक सॉल्यूशन। अब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज़ इस सॉल्यूशन में डाल दे कि इस चेंज को रिवर्स कर दे। चेंज को रिवर्स करने का मतलब है कि ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे। तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्यूशन को कम्प्लीटली एसिडिक होना चाहिए, और कोई एसिड ऐड करेंगे तभी ये चीज़ हो पाएगा। ये बेस है, पहले एसिड ऐड कीजिएगा तो एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल कंपाउंड बना देगा। उसके बाद आप इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते रह जाइएगा तो अल्टीमेटली एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन तैयार होगा। तो इस चारों ऑप्शन में से एसिड कौन सा है, बस यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस है, बेकिंग सोडा ये भी नहीं होगा, स्लेक्ट लाइम ये भी बेस है। आप पढ़े हैं कि क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा, डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो 20 में नोट करने वाला पॉइंट बस एक ही है कि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड HCl। करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल नाइदर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर नॉर रिएक्ट विथ हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा मेटल है जो कि ना तो रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से और ना ही रिएक्ट करता है हॉट वाटर से। उसका रिएक्शन होता है तो केवल होता है इट रिएक्ट विथ स्टीम। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। इसके अलावा बाकी ये तीनों ऑप्शन सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होंगे। आप नोट करके लिख लीजिएगा, आयरन, अल्मुनियम और जिंक मेनली ये तीन एलिमेंट या तीन मेटल डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बट रिएक्ट विथ स्टीम टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। लेकिन इनका रिएक्शन स्टीम के साथ होता है और मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यह प्रोड्यूस करते हैं। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आप इसका केमिकल रिएक्शंस भी नोट करना चाहें तो ये होगा कि आयरन सॉलिड रिएक्ट विथ वाटर स्टीम टू फॉर्म Fe3O4 आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसी से रिलेटेड नोट कर लीजिएगा जिससे कि हर साल CBSE में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटल्स दैट डोंट रिएक्ट विथ हॉट वाटर वेपर या स्टीम आर दोज। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि नहीं रिएक्ट करते हैं किनके साथ, हॉट वाटर वेपर के साथ, वो कौन है, तो वैसे एलिमेंट्स जिनका की रिएक्टिविटी कम रहेगा वो स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अब रिएक्टिविटी किनका किनका कम होता है, तो रिएक्टिविटी कम होता है कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, लीड का। तो ये सारे एलिमेंट्स डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। इन तीनों में से किसी के भी साथ इनका केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं स्टीम या हॉट वाटर के साथ। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लीड और मरकरी ये रिएक्ट ओनली विथ स्टीम। कौन कौन, अब ये तो एक पॉइंट था जो कि 2-3 पॉइंट में बताया मैंने कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रिएक्ट करते ही नहीं हैं हॉट वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ। तो वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लीड। इनका रिएक्शन नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार मार्क करके आप नोट कीजिएगा कि रिएक्ट ओनली विथ स्टीम अगर आ जाए, नॉट
हॉट वाटर। ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो कि केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, हॉट वाटर के साथ उनका रिएक्शन नहीं होता है? तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन आयरन था, तो आपने आयरन टिक लगाया। अल्युमिनियम और जिंक भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो कभी अगर आयरन नहीं दे करके अल्युमिनियम या जिंक दे तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इनके अलावा एक छोटा सा नोट और है इसी क्वेश्चन के लिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का एक एक्सेप्शन है, बर्लियम डोंट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। बर्लियम का भी वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उस हीट से जो जनरेट होता है वाइल डाइल्यूटिंग ए कंसनट्रेटेड एसिड। कोई कंसनट्रेटेड एसिड है, उसको डाइल्यूट करना है, मीन्स वाटर के साथ उसका रिएक्शन होगा, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर होगा, तो उस टाइम आप उस जो हीट जनरेट होगा उससे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कीजिएगा। मेनली ये पूछना आपसे ये चाह रहा है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, एसिड में पानी मिलाइएगा कि पानी में एसिड मिला दीजिएगा या क्या कीजिएगा, इसकी जानकारी आपको है या नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। वाटर को ले लिया जाता है और स्मॉल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके उसमें एसिड डाला जाता है और एसिड डालने के साथ उसको कांस्टेंट स्टीयरिंग मिलाना भी होता है। अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड नहीं डालना है, स्लोली डालना है और उसको मिलाते रहना है और एसिड को ही वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में कभी भी नहीं डालना है। बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है और स्प्लैशिंग ऑफ एसिड भी हो सकती है इस प्रोसेस को करने में। तो जब भी ये प्रोसेस किया जाता है तो प्रॉपर ग्लव्स या फिर जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री लैब के, गॉगल्स, ग्लव्स, ये सब पहन के तब ये चीज़ परफॉर्म किया जाता है। तो इसका मैंने लिख दिया है 22 का ए, ऑलवेज ऐड कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर, नेवर वाटर टू एसिड। एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाता है, हमेशा कॉन्क एसिड को ही वाटर में मिलाया जाता है। स्लोली होगा ये प्रोसेस क्योंकि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, वाइल स्टीयरिंग कॉन्स्टेंटली, और कॉन्स्टेंटली उसको स्टीयर करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल के या मेटल नॉन मेटल के, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलॉय, इनमें से कौन सा एलॉय है विच कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। इन चारों एलॉय में से वो कौन सा एलॉय है जिसका कि नॉन मेटल भी एक कंस्टिट्यूएंट है। तो इन चारों में से 3 एलॉय है जिसमें कि नॉन मेटल नहीं है, ए, बी, सी। लास्ट ऑप्शन डी है, इसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक प्राइम इसके कंस्टिट्यूएंट की तरह वर्क करते हैं। तो 23 का आंसर होगा डी, स्टील। देखिए, स्टील मेनली आयरन मेटल और कार्बन नॉन मेटल से मिल करके बना हुआ होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, एक है ब्रास कॉपर और जिंक से मिल के बना हुआ होता है जो दोनों मेटल है, इनमें कोई नॉन मेटल नहीं है। ब्रोंज कॉपर और टीन से मिल करके बना हुआ होता है, ये दोनों भी मेटल हैं, इनमें भी कोई नॉन मेटल नहीं है। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट बात आप याद रख लीजिएगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और टीन का एटॉमिक नंबर 50 होता है। 50 टीन और 29 कॉपर, तो ये दोनों एटॉमिक नंबर आप इसी के साथ याद कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करके याद करने से केमिस्ट्री ये स्ट्रांग होगा आप लोगों का, इसीलिए ये 2 छोटा पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब बाकी बचे हुए ऑप्शन में एक था अमलगम। अमलगम का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एलॉय जो कि मरकरी के साथ मिल करके बनाया गया हो। मरकरी क्या है, तो मरकरी आप लोग जानते हैं कि मरकरी एक लिक्विड मेटल है और अमलगम ऐसा एलॉय होगा जिसको कि मरकरी के साथ मिल करके बनाया गया होगा। और मरकरी के साथ कौन कौन मिल सकते हैं, तो सिल्वर, टीन या गोल्ड, ये सारे एलिमेंट्स को मिला करके मरकरी के साथ एलॉय बनाए जाते हैं। तो अमलगम में मेटल्स ही हैं क्योंकि मरकरी के साथ कोई अदर मेटल को मिला करके एलॉय बनाया जा रहा है, तो अमलगम में कोई नॉन मेटल नहीं ही है। ब्रोंज में कॉपर और टिन ही है, ब्रास में कॉपर और जिंक ही है। तो एक सिंगल स्टील बच जा रहा है जिसमें आयरन के साथ कार्बन है और ये नॉन मेटल है, इसीलिए इसका आंसर नंबर डी होगा।
लास्ट एमसीक्यू है, ये एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन रीजन में ये होता है कि एसर्शन का मतलब होता है कि आपको ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है केमिस्ट्री के नॉलेज के हिसाब से या नहीं है। और रीजन का मतलब हुआ कि एक तो वो रीजन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है या नहीं है, और दूसरा बात रीजन में ध्यान रखना है कि वो जो रीजन है वो एसर्शन जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का ही करेक्ट रीजन है या नहीं है। अगर दिया हुआ स्टेटमेंट केमिस्ट्री या साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट होगा तो एसर्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर रीजन दिया हुआ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है और साथ में जो एसर्शन का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का ही वो रीजन दिया हुआ है कि इसी रीजन के कारण वो स्टेटमेंट वेरीफाई हो पा रहा है, उस कंडीशन में ही ये रीजन जो होगा वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्योर इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, तो ये एकदम करेक्ट बात है। प्योर इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। रीजन इसका दिया है कि प्योर इथेनोइक एसिड ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है। तो रीजन एसर्शन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक आता है। जो ऑप्शन में ये चीज़ दिया हुआ होगा कि एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है तो वो करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को, तो हाँ तो ये करेक्ट बात है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। प्योर इथेनोइक एसिड मीन्स एनहाइड्रस इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। निक नेम केमिस्ट्री में अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग होते हैं। बिकॉज इट फ्रीजेज जस्ट बिलो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के जस्ट बिलो यह फ्रीज कर जाता है 16.6 डिग्री सेल्सियस और 16.7 डिग्री पे यह फ्रीज कर जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन इसका होता है। 290 केल्विन को जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 17 डिग्री सी और 62.6 F आएगा। तो रीजन एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर 25 से आप लोगों का केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर हम लोग कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे या मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनके सॉल्यूशंस अलग से डाल दूंगा। इस सेशन में मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर मेनली डिस्कस किए और ये सारा क्वेश्चन आपके NCERT बुक से है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से NCERT के एक्टिविटी और चैप्टर 1 अगर आप कवर कर लीजिएगा तो चैप्टर 1 तो केमिस्ट्री के आगे आने वाले 3 चैप्टर का बेस है। तो चैप्टर 1 भी अगर आप अकेले कवर कर लेते हैं तो इस MCQ में से 70 to 80% MCQ आप एग्जाम में सॉल्व करके आ जाइएगा। और चैप्टर 1 पढ़ने के लिए आपको मेरे चैनल पे मैंने पूरा चैप्टर 1 पढ़ा रखा है, वहाँ से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को आप खुद टैली कर लीजिए। देखिए मेरे ही लेक्चर से सारा क्वेश्चंस आ रहा है। अब एक छोटी सी बात लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, भाई वाली सलाह मान लेना। देखो YouTube पे बहुत सारे सेशंस चलते रहते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। YouTube पे सारा लेक्चर्स आप लोगों के लिए फ्री है, मगर लेक्चर्स फ्री है, आप लोगों का टाइम तो फ्री नहीं है। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी चीज़ देखें ना थोड़ा फिल्टर्ड वे में देखें। एग्जामिनेशन टाइम में 8-8 घंटा 10-10 घंटा का वो लॉन्ग लेक्चर्स टीचर्स ला रहे हैं आपके लिए, ठीक है उनका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, मगर आप खुद सोच करके देखिए कि कल आपका अगर एग्ज़ाम है, अगर मैं आपका बड़ा भाई हूँ और कल आपका एग्ज़ाम है, तो क्या मैं 8 घंटा 10 घंटा आपके सामने बैठ करके कंप्लीट साइंस का लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा और आपको बोलूँगा कि आप अपना बुक कॉपी से रिवीजन मत करो, आप कंप्लीट मेरे सामने बैठ करके देखो? क्या मैं ऐसा कहूँगा? मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। मगर YouTube पे क्या होता है कि व्यूज़ है और पेड थिंग्स हैं, तो वहाँ से इकोनॉमिकली अर्निंग्स होती है, जिस कारण से लंबे लंबे सेशंस लाए जाते हैं और लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स उन सब सेशंस के तरफ। मगर आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखिए और बैलेंस बना करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट आवर में, अब कल साइंस का एग्ज़ाम है और आज रात में 6 घंटा 8 घंटा कंप्लीट मैं मैराथन साइंस का लेकर के आ रहा हूँ। वो मैराथन देखने से दिक्कत नहीं है, मगर 6 घंटा 8 घंटा में वो मैराथन मैं कितना एब्जॉर्ब कर पाऊँगा अपने माइंड में।
तो इन सब चीज़ों का आप लोग तालमेल बैठा करके चलिए। यूट्यूब पे लेक्चर्स फ्री हैं, आपका टाइम फ्री नहीं है। अगर आपको मेरा लेक्चर्स रेलिवेंट नहीं लगता है तो मैं ये भी कहूँगा कि आप मेरे लेक्चर्स पे टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको रेलिवेंट लग रहा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी आप अपना टाइम मुझे या मेरे लेक्चर्स को दीजिए। और इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, बैलेंस बना करके चलिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। मेरे यूट्यूब चैनल पे साइंस का जो भी कंटेंट आएगा वो 100% कंटेंट आएगा। मैंने MCQ भी बताया इस सेशन में, तो सिर्फ MCQ नहीं है। आप एक बार ढंग से अगर वीडियो देखिएगा तो MCQ के साथ उस MCQ से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट भी अगर नेक्स्ट एग्जाम में उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछेगा तो उसका सारा डाटा मैंने इंक्लूड करके रखा है। आप लोग सेशन को एंजॉय करिए। इस लेक्चर का जो नोट्स मैंने बनाया है जो वाइट पेज पे, जो कि आप लोगों ने देखा लेक्चर्स में, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगा। ऐसे मेरे चैनल पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम लोग इसी तरह नॉलेजेबल कंटेंट के साथ कम टाइम में मिलेंगे और अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे। थैंक यू। आप अपने पढ़ाई को करते रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय।